जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज बिल्कुल जी आप तक आ रही है। कल हमने बेसिकली जो स्टार्ट किया, मैं थोड़ा सा उसको रिवाइज कर देता हूं, फिर मैं आपसे कुछ, अगर आपने मुझसे कुछ पूछना है मैं उसको आंसर करूंगा एंड देन फिर हम अपना नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या है। मैंने कहा था कि स्टैटिस्टिक्स का जो सब्जेक्ट है आपको हेल्प आउट करता है कि कोई डेटा अगर आ जाए, रॉ मटेरियल कह दें, उसके ऊपर हम फार्मूले अप्लाई करके उसकी एक फिनिश प्रोडक्ट बना लेते हैं जिसे इंफॉर्मेशन कहते हैं, और फिर उस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए हम सर्टेन डिसीजंस करते हैं। मैंने ऐसे ही आपको करंट सिचुएशन में दो चार एग्जांपल्स दी कि जी कोविड के जो गवर्नमेंट है वो कैसे डिसाइड करती है जी कि कौन कौन से इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन करना है ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। इंफॉर्मेशन मैंने कल एक डेटा लिया कि मुझे क्लास में कैसे पढ़ाना है पता नहीं, बच्चे जो बैठे हुए हैं उन्हें स्टैट का वर्ड भी लिखना आता है कि नहीं, शायद आता हो, शायद मैं सारा पढ़ा दूं तो बच्चे कहें सर आप कंफ्यूजन में रहे हो, हम तो 2 साल स्टैट्स पढ़कर आए हैं, तो ये जो बातें आप कर रहे हैं समेशन ये तो हमें पहले ही आती थी। तो मैंने तो फिर अपना टाइम वेस्ट कर दिया। तो मैंने भी डेटा लिया। जब मुझे पता चला जी इस डेटा में से 22 या 23 लोगों में से 3 या 4 लोग स्टैट्स के वर्ड से फेमिलियर है, पढ़ चुके हैं, बाकी फेमिलियर नहीं है, तो मेरे लिए डिसीजन करना आसान रह गया कि मुझे क्या समझाना है। तो इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल जिसमें हम इंफॉर्मेशन की बेस पे डिसीजन करते हैं। और फिर मैंने एक कहा कि बीइंग अ मुस्लिम अगर हम डे ऑफ जजमेंट की बात करें तो वहां पर भी जो डिसीजन होना है कि कौन जन्नत में दोजख में व्हाटसोएवर, तो वो भी एक इंफॉर्मेशन की बेस पे जो डेटा रिकॉर्ड हो रहा है उसकी मैनिपुलेशन के बाद इंफॉर्मेशन, और देन ये हमने कुछ चीजें डिस्कस की। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता मूव करेंगे, चले जी अब हमें समझाएं भी कि स्टैटिस्टिक्स के क्या क्या फार्मूले हमें पढ़ने हैं और इनकी यूटिलिटी क्या है और कब हमने ये यूज करने हैं। अब इन फार्मूलों की यूटिलिटी क्या है, कब यूज करने हैं, ये है सेगमेंट बात का। पहले मैं आपको समझाने लगा हूं कि स्टैट्स के फार्मूलों की कैलकुलेशन कैसे करनी है, क्योंकि आप तो फेमिलियर नहीं है कैलकुलेशन से। जैसे कोई बच्चा किसी किसी शॉप पे मोटर मैकेनिक का काम सीखने जाता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि पहले दिन ही मैकेनिक बता देता जाओ गाड़ी का कार्बोरेटर खोल के चेक करो कि उसमें पेट्रोल पंप जो है वो सही काम कर रहा है। बच्चे तो इस नाम से फेमिलियर नहीं है, बच्चे को तो ये पता ही नहीं है वो कार्बोरेटर खोलना कैसे है। तो उसको पहले शायद उस्ताद सिखाता है जी ये थोड़ी है, ये छेनी है, ये पेचकस है, ये फलान है, ये फलान है। जब वो टूल्स की वर्किंग सीखता है, अच्छा अगर फलान चीज बैटरी चेक करनी हो तो ये मीटर से चेक करते हैं, फलान चीज इससे चेक होती है, जब वो समझ जाता है फिर वो कहता है, उसका मैकेनिक अगर कहे उसका उस्ताद के जब भी ये काम करो तो फिर उसे पता है कौन से टूल से करना है, तो पहले उसे टूल की वर्किंग आनी चाहिए। तो आपको भी मैंने कहा कि स्टैटिस्टिक्स के फार्मूलों को कैलकुलेट कैसे करना है, ये तो एक जॉब है ना। और उसके बाद फिर मैंने इसकी रिजेंबलेंस दी कि स्टैटिस्टिक्स के फार्मूले बिल्कुल रेसिपी के तौर पर हैं। जिस तरह से मार्केट में आप किसी भी चीज की बनी बनाई रेसिपी लेकर आते हैं, लेकिन तरकीबें इस्तेमाल पढ़ते हुए उस रेसिपी को आप यूज करते हो, बिल्कुल इसी तरह से स्टैट्स के फार्मूले रेसिपी हैं। आप फर्ज करें हमसे मुझसे रेसिपी लेके जाओगे, लेकिन रेसिपी पकानी बनानी तो आपका काम है ना, इसलिए आपको मैं सिखा रहा हूं कि इसको कैलकुलेशन, रेसिपी बनाने का मतलब कैलकुलेशन कैसे करनी है, और इस रेसिपी को बनाने में क्या क्या इंग्रेडिएंट इस्तेमाल हुए हैं, क्या क्या उसमें उसके छोटे छोटे यूनिट कौन से हैं, ताकि आपको यह पता चले इसको रेसिपी को बनाने में। जैसे होता है ना, पहले पानी गर्म करें जी, फिर ये करें, फिर ये करें। तो मैं आपको कल मैंने 3 चीजें सिखाई हैं, वहां पर था ना पानी गर्म करना, मतलब मैंने बताया एन क्या होता है। अगर आपको किसी जगह पर वैल्यूज का सम चाहिए तो ये नोटेशन लिखते हैं, और सम करते कैसे हैं ये भी कल आपको इन चीजों को इंडिकेट किया गया। और सिमिलरली फिर अगर स्क्वेयर्ड सम करना हो तो किस तरह से हमने स्क्वेयर्ड सम करना है। और इसके बाद आपने नोट किया कि मैंने जब बात की ना रेसिपी की, तो एक चीज मैंने ये समझाई आपको कि अगर वैल्यूज को ऐड कर ले, जमा कर ले, ये एक इंग्रेडिएंट है, दूसरा इंग्रेडिएंट एन है, दोनों को डिवाइड कर दें तो एक रेसिपी तैयार हो जाती है जिसे मीन कहते हैं। और उसके लिए स्टैट्स वालों ने एक नोटेशन रखी हुई है, दैट इज एक्स बार। तो ये मैंने आपसे यहां तक डिस्कशन की।
अब यहां पर अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, मेरा तो ख्याल नहीं, क्योंकि बड़ी सिंपल सी चीजें थी, लेकिन इवन देन अगर आप में से कोई मुझसे पूछना चाहता है कि जी हमें इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है, तो मुझसे आप पूछ सकते हैं जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये पूछना था कि जो वेरिएबल है उसको हम एक्स के अलावा किसी और लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे ए बी सी वगैरह, कोई और अल्फाबेट? जी देखें, मैंने आपको एक ऐसे ही एक एग्जांपल दी थी। आप एलिमेंट्री बहुत अर्लियर स्टेजेस पे, हम मैथ वगैरह की क्लासेस अक्सर अर्लियर स्टेजेस पे पढ़ते हैं कि जी मैथ की क्लास हम पढ़ते हैं, उसमें जब भी कोई अननोन आता है, आपका कही होंगे ना क्वेश्चन, लेट, फर्ज करें मैं लिख रहा हूं, लेट नंबर इज इक्वल टू, अब यहां पर आप कहते हैं जी एक्स, ऐसे ही है ना, एक जैसे कहते हैं ना मुंह से यस। निकलता है एक्स, लेट रिक्वायर्ड नंबर इज एक्स, लेट अननोन इज एक्स, तो ए बी सी भी रख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हमने इंग्लिश के जो लास्ट लेटर्स हैं, एक्स वाई जी डब्ल्यू वगैरह, ये हमने वेरिएबल्स के लिए रिजर्व समझ ले कर लिए, और जो इंग्लिश के स्टार्ट वाले अल्फाबेट्स हैं ए बी सी, जहां पर हमें कांस्टेंट्स वगैरह लिखने की जरूरत होगी, कांस्टेंट पता ना जो वेरी ना करे, 15, तो उसके लिए फर्ज करें ए इज इक्वल टू 15 कांस्टेंट होगा, ये तो नहीं कहेगा कि कभी ये ए 15 भी हो सकता, कभी 20 भी, क्यों 15 ही है। तो इसलिए हमने स्टार्ट वाले स्टैटिस्टिक्स वालों ने कहा थोड़ी सी ना ट्रेडिशन बनाते हैं कि जो स्टार्ट वाले अल्फाबेट्स हैं वो रख लेते हैं, अगर कोई कांस्टेंट वगैरह लिखने की बारी आएगी या जरूरत पेश आएगी, और जो लास्ट वाले अल्फा इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं एक्स वाई जी वगैरह, इनको हम वेरिएबल के लिए रख लेते हैं। तो इसलिए वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कम से कम स्टार्ट वाले अल्फाबेट्स यूज नहीं करते, स्पेसिफिकली ए बी और सी ये नहीं यूज करते, तो फिर नहीं करेंगे हम लास्ट वाले ही करेंगे। और मैंने बोल दिया ना कि अगर आपको पेपर में या इस तरह से कोई बात आएगी, वहां एक्स लिखा हुआ होगा, आपको वहां कोई बताएगा नहीं व्हाट इज एक्स, अंडरस्टूड होगा ये कोई वेरिएबल है उसका नाम एक्स है, तो इसलिए इंग्लिश के लास्ट अल्फाबेट सी हम वेरिएबल्स के लिए रिजर्व समझ ले हमने किए हुए। और जो इनिशियल अल्फाबेट्स हैं ए बी सी वगैरह, और वो भी स्मॉल लेटर में, आप देखेंगे कोई हर्ज तो नहीं होता, लेकिन ट्रेडिशनली चूंकि फिर कैपिटल लेटर शायद हमने किसी और के लिए रख लिए, तो हर काम करने के लिए हमने एक स्पेसिफिक पर्पस जो था वो हमने फिक्स किया हुआ। तो लास्ट अल्फाबेट्स फॉर द वेरिएबल एंड इनिशियल अल्फाबेट्स फॉर द कांस्टेंट्स। जी कोई और? ओके सर। चले जी। अच्छा है, आज हमने जो नोटेशन पढ़नी है, ये देखिए मैंने ये कुछ चीज लिखी हुई है, पहले तो हमने देखना कि इसको पढ़ते कैसे हैं। अगर मैं आपको ये कहूं व्हाट इज द डेविएशन, डिफरेंस को बोलते हैं, व्हाट इज द डेविएशन ऑफ 10, 10 मेरा ख्याल स्टेटमेंट आपको क्लियर नहीं है, मुझे बोलना चाहिए व्हाट इज द डेविएशन ऑफ 10 फ्रॉम 8 2। अब मुझे आपने आंसर दिया, यानी कि जब मैं सिर्फ इतना कह देता हूं व्हाट इज डेविएशन, डिफरेंस को बोल रहा हूं, लेकिन आगे कोई रेफरेंस वैल्यू नहीं दे रहा, मैं कहां से जी, आप बता ही नहीं रहे कितना फर्क है। अब ये चीज क्लियर नहीं है, 10 का फर्क कितना है, अगर मैं उसे उर्दू में लिखूं, आप कहेंगे किससे पूछ, बताएं तो सही, 8 से, फिर आप आंसर कर पाएंगे। तो सेंटेंस तो वो होता है ना जो मीनिंगफुल हो। क्लियर? अब यहां पर हमें किसी जगह पर, अब ये बात मैंने कल भी कही फिर कह रहा हूं, जो मैं कैलकुलेशन आपको सिखा रहा हूं, आपने बस आंखें बंद करके ना मेरे पीछे पीछे ये कैलकुलेशन सीखनी है। ये क्वेश्चन ही आपने करना जी क्यों करना है, क्यों वाली बात बात में, वो कल भी मैंने कहा था दादी माँ आपकी कोई चीज बना रही थी, तो दादी जान ये क्या करना है, छोड़ें, वो कहती शाम को जब कुछ बनेगा देख लेना, खुद ही देख लेना। तो जब मैं इसको यूज जहां पर करूंगा आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि ये डेविएशन आपने क्यों कैलकुलेट की थी। इस वक्त सिर्फ हमारा काम है कैलकुलेट करनी कैसे। तो सेंटेंस क्या है, डेविएशन, फर्क को, डिफरेंस को बोलते हैं, ऑफ वैल्यूज, एक्स को कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट ए,
अब ये क्या चीज है, आपने कहना कोई कांस्टेंट ही होगा, क्योंकि यहां पर कोई मेरे पास स्पेसिफिक अभी क्वेश्चन तो नहीं है, तो मैंने लिख दिया ए। और बताना ये है मैथमेटिक्स में हम इस पूरी स्टेटमेंट को लिखे कैसे, डेविएशन डिफरेंस को कहते हैं, वैल्यूज एक्स को कहते हैं, कहां से जी, ए से, इस तरह से लिखते हैं इसको। दिस इज कॉल्ड डेविएशन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम ए। आपके जी ए क्या चीज है, कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा। अभी एक एग्जांपल करते हैं। तो मैंने आपको समझा दिया कि इस कॉलम को, इस नोटेशन को बोलते कैसे हैं, इसे कहते हैं डेविएशन ऑफ कॉलम फ्रॉम ए। अब देखिए, अगर ये डेविएशन ऑफ वैल्यू फ्रॉम ए है, इसको तो हम जानते हैं सम, तो इस नोटेशन को पढ़ेंगे सम ऑफ डेविएशंस ऑफ वैल्यूज फ्रॉम ए। हमें जरूरत पड़ेगी किसी जगह जाके, मैं कहूंगा डेविएशन लें, आप फौरन मुझे कहेंगे ठीक है सर आती है, ये लें डेविएशन। अब बताएं क्या करना है, सम करें, सम भी आता है। तो आपने एक और इंग्रेडिएंट स्टैट का सीख लिया, अब इसे इंप्लीमेंट करते हैं। ये था डेटा हमारे पास जो कल डिस्कस कर। ऐसे ही कोई 5 स्टूडेंट हैं, उनका क्लास टेस्ट हुआ है और उनके मार्क्स हैं आउट ऑफ 10। दिस इज कॉल्ड डेविएशन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम 6। इस वक्त ये ए है, ठीक है ना, ए कोई जनरल नंबर। कहता जी अगर ऐसे ही एग्जांपल मैंने कर दिया, आपने कहा जी 6 को लिया 7 नहीं, और 7 कर लें, 15 कर लें, मैं तो आपको सिखा रहा हूं डेविएशन कैलकुलेट करनी कैसे है। सम को आपने हाइड कर देना है, आप कहें ये बनता है डेविएशन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम 6। वैल्यूज तो 5 है, किसकी डेविएशन लेनी है भाई, हर एक की, किसी एक के साथ नहीं, हर एक की डेविएशन लेनी। ठीक है जी, हम हर एक की डेविएशन ले लेते हैं। तो दिस इज कॉल्ड डेविएशन ऑफ वैल्यूज डिफरेंस। एक्स, कभी एक्स 2 है, कभी एक्स 4 हो जाएगा इधर आके, x कभी 5 हो जाएगा, x कभी 6 हो जाएगा, x कभी 8 हो जाएगा, लेकिन देखें a नहीं बदल रहा, वो 6 ही रहेगा ना, वो 6 ही रहेगा। तो दिस इज कॉल्ड डेविएशन कॉलम। अब क्या करना है जी, अब सर सम लिखा हुआ तो सम कर देना फिर। हाँ, साइन की जरूर टेक केयर करनी, पता है आपको, साइन साथ साथ हमने रखने हैं। तो -4, -2, -1, 0 एंड 2, इसका सम -5 आता है। तो आपको मैंने डेविएशन कॉलम भी बता दिया और टू कैलकुलेट इट, और सम करना भी बता दिया कि जी इन डेविएशंस का सम आपको किस तरह से करना है। तो मैंने आपको जरा प्रैक्टिस करा दी। ठीक है जी, अच्छा जी, नेक्स्ट ये है, फर्ज करें आपका क्या कोई मोबाइल चले, मोबाइल बैलेंस ही है, आप चेक करते हो जी मेरा मोबाइल बैलेंस कितना है, वहां पर आ जाता है 5। आप समझ जाते हो कि 5 रुपए का बैंक बैलेंस, मोबाइल बैलेंस आपके पास है। अच्छा, एक दफा आपने चेक किया तो वो आ गया -5। अब -5 रुपए का नोट तो नहीं होता कहीं भी, 5 रुपए का सिक्का तो चले मैंने देखा है, -5 रुपए का सिक्का तो मैंने तो नहीं कम से कम देखा। वरना तो हम कहते हैं जी नेगेटिव का मतलब ये है। तो एक्चुअली समझे क्या है, ये सिर्फ आपको ये बता रहा है नेगेटिव पॉजिटिव, कि जी पॉजिटिव है तो इसका मतलब है ये 5 रुपए आपके बैलेंस में है, और अगर ये नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि 5 रुपए आपने जो है वो मोबाइल कंपनी को देने हैं। नेगेटिव बैंक बैलेंस का ये मतलब है ना, नेगेटिव नोट तो नहीं हो सकता जी, 100 रुपए का नोट है जी, नेगेटिव साइन है, ये -100 रुपए का नोट है, ऐसा तो नहीं ना, हमें सेंस करनी है। जब भी कोई नंबर लिखा जाता है, उस नंबर में 2 इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व होती है। दो इंफॉर्मेशन कौन सी, एक उस नंबर का मैग्नीट्यूड होता है 2, और एक उस नंबर की डायरेक्शन होती है कि वो 0 की लेफ्ट पर है कि राइट पे। 2 चीजें आ गई, एक क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ अ नंबर, एंड देन डायरेक्शन वेदर द नंबर इज अबव 0 और द राइट ऑफ 0 और द लेफ्ट ऑफ 0। तो यहाँ नेगेटिव का भी मतलब ये है, वो 0 को कहते हैं कि 0 का मतलब कुछ नहीं, ना लेना ना देना, ऐसे ही है ना, बराबर है, आप प्लस हैं तो आपके पैसे हैं, नेगेटिव हैं तो मोबाइल कंपनी कहते हैं जी मेरे पैसे। तो उन्होंने एक सिस्टम बना लिया, आपके वाकई ऐसा तो होना ही चाहिए था। अच्छा, किसी जगह पर अगर मैं सिर्फ ये कहूं कि ये ना, आपको मैं पूछूं कि जी 5 आपने देने हैं या 5 मोबाइल कंपनी ने लेने हैं, ये ना मैं कहूं,
बल्कि सिर्फ इतना मुझे कंसर्न हो कि ये पैसे है कितने, ये पैसे कितने हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि ये आपके पास है, आपके बैलेंस में है, या आपने मोबाइल कंपनी को देने हैं, ये नहीं, सिर्फ मैं आपसे पूछ रहा हूं ये पैसे कितने हैं। तो आप कहेंगे ना 5 रुपए हैं, वो नेगेटिव पॉजिटिव तो बताता किसके हैं, वो नहीं मैं पूछ रहा। तो ये 5 रुपए हैं, यानी कि जो नंबर होता है उसमें दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, एक उस नंबर का मैग्नीट्यूड होता है और एक उस नंबर की डायरेक्शन होती है। मैथमेटिक्स में किसी जगह पर भी किसी नंबर का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना हो, उसकी डायरेक्शन ना लिखनी हो, तो उस मैग्नीट्यूड ऑफ अ वैल्यू, किसी वैल्यू का मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, ये दो वर्टिकल लाइन डाल देते हैं, ये मैग्नीट्यूड के लिए होता है। इसे एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं, इस सिंबल को मॉडुलर सिंबल भी कॉल करते हैं, टू वर्टिकल लाइंस। तो अगर मैं कहूं कि ये क्या लिखा हुआ है, तो आप मुझे कहेंगे कि सर ये लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ -5। आप कहें जी लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ -5, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना 5, तो इसका आंसर अगर लिखना होगा तो हम 5 लिखा करेंगे, यानी कि साइन छोड़ देंगे। ये बात सही है, +5 का मैग्नीट्यूड आप वो भी तो 5 ही है ना, तो बिल्कुल सही है। इन सिंपल वर्ड्स, किसी भी नंबर की सराउंडिंग में ये दो वर्टिकल लाइंस अगर आ जाती हैं तो इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू कॉल करते हैं, या इसे कहते हैं इस नंबर की मॉडुलस वैल्यू, जिससे मुराद सिर्फ और सिर्फ ये होती है कि जहां पर भी हमें ये सिंबल नजर आएगा हम साइन को नहीं लिखेंगे, साइन कंसीडर नहीं करेंगे। यानी कि देखें आप कहीं यहाँ पॉजिटिव है, मैं कहता हूँ सिर्फ ये लिख दिया करेंगे बस, इसका मतलब है मैंने मैग्नीट्यूड लिखना होता है, मैंने नंबर नहीं लिखना। अब देखिएगा जरा कि जो आपके पास नोटेशन है उसमें लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आपने पहले तो लेनी है डेविएशन, बिल्कुल सही है, और फिर क्या करना है, आपने कहना जी डेविएशन के बाद ना सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लेना, साइन छोड़ देना, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लेना है, साइन आपने छोड़ देने, मतलब नेगेटिव खत्म कर देने, और उसके बाद सम, उसके बाद सम। अब इसको सेंटेंस में कैसे लिखेंगे, सम ऑफ डेविएशन नहीं, क्या लिखा हुआ मैंने, एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम ए। यहां पर एब्सोल्यूट का वर्ड नहीं है ना, यहां मैंने सम ऑफ डेविएशन लिखा, ये कह रहा जी एब्सोल्यूट, इसे हम दो वर्टिकल लाइन अगर लगा दी जाए इसको हम एब्सोल्यूट का नाम देते हैं, तो ये बन गया सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ वैल्यू फ्रॉम ए। मुझे एक स्टैटिस्टिक्स का फार्मूला, एक रेसिपी आपको सिखानी है, वहां पर ये यूज होगा, तो मैं अभी सिखा रहा हूं इसका मतलब क्या है, इसे कहते क्या है और इसे कैलकुलेट करना कैसे है। इसको कैलकुलेट करना देखते हैं, लाइक दिस वन। क्या है जी, पहले तो डेविएशन लेंगे 6 से और 7 साइन छोड़ते जाएंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखते जाएंगे, बिल्कुल सही है। मैंने वैसे डेविएशन चूंकि पहले ही ली हुई है, इसको अगर एब्सोल्यूट करना तो देखिए मैंने नेगेटिव नहीं लिखा, मैंने नेगेटिव नहीं लिखा, मैंने नेगेटिव नहीं लिखा, जीरो के साथ तो साइन है ही नहीं, मैंने सिर्फ इनके न्यूमेरिक्स लिखने हैं, ये वाले न्यूमेरिक्स। इसके बाद क्या करना था जी, सम भी करना था, अब सम करेंगे तो ये 9 बनता है। मैंने कहीं यूज करना है, किसी जगह मैंने डेविएशन का सम यूज करना है, किसी जगह मैंने एब्सोल्यूट डेविएशन का सम यूज करना है, तो दोनों में आपको मैंने डिफरेंस समझा दिया। जो डेविएशन है वो तो ओरिजिनल साइन के साथ है, और जो एब्सोल्यूट है जिसे मॉडुलस बोलते हैं, इसका मतलब है कि आपने साइन छोड़ के सिर्फ न्यूमेरिक्स वैल्यू आपने जो है वो आपने लिख लेनी है। अच्छा जी, नेक्स्ट है, क्या बोलेंगे इसे, इसे तो डेविएशन कहेंगे, इसे स्क्वायर डेविएशन कहेंगे, इसे सम कहेंगे। तो स्टेटमेंट बनाते हैं फिर, सम ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशंस। डेविएशंस बनी हुई थी, मैंने हर इंडिविजुअल को करना है ना, सम तो बिल्कुल आखिर में, आप जब बिल्कुल आखिर आ जाएगा सारी कैलकुलेशन हो जाएगी, फिर हम सम इंप्लीमेंट कर देंगे।
तो -4 का स्क्वायर कितना होता है 16, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0 और 2 का स्क्वायर 4। स्क्वायर होगी सारी डेविएशन, सारी स्क्वायर हो गई। अब इनको सम कर दें, अब इनको सम कर दिया विच इज बिकम्स 25। तो पहले आपने डेविएशन को स्क्वायर्ड करना है। बाई चांस क्या हो रहा है, इसको मिस्टेक ना समझें, ये बाई चांस हुआ है कि अगर आप डेविएशन को पहले सम कर लेना और फिर स्क्वायर कर देना तो वही आंसर आ गया है, लेकिन ये सिर्फ इस क्वेश्चन में हुआ है, नॉट ऑलवेज। तरतीब याद करनी है, डेविएशन लेके सम करना, और ये है डेविएशन को स्क्वायर पहले करना है, फिर बाद में सम अप्लाई करना है। तो मैंने आपको 3 नई कैलकुलेशन आपको सिखा दी कि हाउ टू कैलकुलेट द डेविएशन, द एब्सोल्यूट डेविएशन एंड द स्क्वायर्ड डेविएशन। ये तीनों मैंने स्टैटिस्टिक्स के फार्मूलों में यूज करनी है। जब मैं वो फार्मूला लिखूंगा उस वक्त आपको ये नहीं मैं एक्सप्लेन करूंगा जिसे डेविएशन कहते हैं, इसे एब्सोल्यूट डेविएशन कहते हैं, इसे सम कहते हैं, वो मैंने अभी आपको सिखा दिया है, अभी आपको कैलकुलेट करना आ गया है। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है, प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन, वही सिखा रहा हूं, जमा सिखा रहा हूं। पहले माइनस सिखा रहा था डेविएशन के माइनस कैसे करते हैं, अब जमा सिखा रहा हूं सम कैसे करते हैं। जी यहां तक तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कंफ्यूजन है, लेकिन अगर आप कोई पूछना चाहते हैं तो पूछ लें। अगर आपको किसी पॉइंट पे स्टक हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है जी, अच्छा जी नेक्स्ट। जी सर जो एब्सोल्यूट है उसके अंदर अगर -5 लिखा है तो वो तो +5 हो जाएगा, लेकिन +5 अगर नहीं वो +5 5 लिखा हो है जाएगा। तो मैंने कहा ना, देखे लेकिन सर 5 हाँ वो प्लस ही -5, होता है ना। जो -5 है ना, इसमें मैग्नीट्यूड कितना है वैल्यू का, 5 5, +5 में वैल्यू का मैग्नीट्यूड कितना है 5 5, दैट्स ऑल। +5 हो तो मैग्नीट्यूड 5, -5 हो तो एब्सोल्यूट वैल्यू 5, तो 5 सिर्फ न्यूमेरिक्स आपने ले लेना बस। यानी कि यहाँ पर सिंपल इज दैट कि जहाँ नेगेटिव साइन हो एब्सोल्यूट का मतलब होता है वो इग्नोर होकर पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव तो वैसे ही पॉजिटिव है, बस यही इसमें फर्क है। सर इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव कर दें, जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव ही रहने दे, मैं छोड़ेंगे ना। यही कह रहा हूँ ना कि मैग्नीट्यूड तो जाहिर है सबका पॉजिटिव ही होता है ना, डायरेक्शन नेगेटिव पॉजिटिव होती है, बस आप अगर डायरेक्शन छोड़ेंगे मैग्नीट्यूड ले लें। इन अदर वर्ड्स अगर नेगेटिव साइन हो तो उसे भी आपने पॉजिटिव करके लिखना है, यही एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। ओके सर। अच्छा जी नेक्स्ट, मेरा ख्याल इस नोटेशन से आप फेमिलियर है ना, ये मीन को कहते हैं। अगर मैं बोर्ड पे एक नोटेशन लिख दूं, बोर्ड पे अगर एक नोटेशन लिखी जाए, क्या x - x बार, इसे कहेंगे डेविएशन। क्या कहेंगे, डेविएशन ऑफ वैल्यूज, तो क्या x वैल्यूज को कहते हैं। आप कहें सर ये रेफरेंस पॉइंट भी जरूर लिखना होता है, फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम 6 नहीं, 8 नहीं, ये क्या लिखा हुआ है, तो डेटा का मीन लिखा हुआ है, तो डेटा के मीन लिखा हुआ है, तो इसे हम पढ़ते हैं डेविएशन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम मीन। यहां सम लगा दिया तो आ जाएगा सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन। आपको अगर ये कैलकुलेट करने की जरूरत पड़े तो क्या करेंगे, सबसे पहले डेटा, इस फार्मूले के साथ हम डेटे का मीन कैलकुलेट कर लेंगे, 5 आ गया। अब क्या करेंगे, हाँ जी हम हर वैल्यूज में से 5 से डेविएशन लेंगे, ठीक है 5 से डेविएशन लेनी है हमने। कहता जी सम ऑफ डेविएशन ऑफ वैल्यू फ्रॉम मीन, तो पहले मीन कैलकुलेट किया मैंने 5, अब इसकी डेविएशन ले ली 5 से। ये एब्सोल्यूट तो नहीं है ना, ये एब्सोल्यूट नहीं है, तो साइन आपने साथ रखना है, -3, -1, 0, 1 and 3, then it becomes 0, 0 हो गया ना, ये 0 हो गया। तो डेविएशन ऑफ वैल्यू फ्रॉम मीन, डेविएशन का सम पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है। कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं
जो बाई चांस यानी कि उस डेटा के लिए वो आ जाती हैं, लेकिन लाजमी नहीं होता हर दफा वही आए। तो ये इस डेटा के लिए जीरो आया, लेकिन ये इस डेटा के लिए जीरो नहीं है, ये हमेशा ही जीरो आएगा। जब भी किसी भी डेटा सेट के लिए अगर आप डेविएशन फ्रॉम मीन कैलकुलेट करते हो और उसके बाद उसका सम परफॉर्म करते हो, अगर वो राउंडिंग शाउंडिंग छोड़ दें, हो सकता है कि डेसिमल में आंसर आ जाए और आंसर राउंडिंग्स में आ जाए, अगर आप राउंडिंग एरर छोड़ दें तो देन इट्स एवरेज सम विल ऑलवेज इक्वल टू जीरो। चले, आप कहेंगे शायद ये ठीक ना हो, किसी और डेटा सेट के लिए शायद ये ठीक ना हो, तो आपने अब एक छोटी सी एक्सरसाइज मेरे साथ करनी है ताकि ये कंफर्म हो जाए कि क्या हर डेटा के लिए ऐसा ही होगा कि हम डेविएशंस कैलकुलेट करेंगे और जब उसको सम अप करेंगे तो उसका जो सम है वो जीरो होगा। तो शायद हर डेटा के लिए ही ऐसा होगा। तो अब आपने एक छोटा सा डेटा सेट लिख लेना है और देन मैं आपको बताता हूं कि आपने करना क्या है। पहले हम डेटा लिख लेते हैं, डेटा सेट हम लिख लेते हैं यहां पर। डोंट वरी अबाउट दैट जी कि आपने ये कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन किया हुआ है, मैं आपको सॉफ्टवेयर नहीं सिखा रहा, मैं तो सिर्फ डेटा के लिए ज़रा इजी मुझे कॉलम शॉलम लिखना, तो मैंने उसके लिए ये डेटा सेट जो है वो मैं लिख लूँगा। अच्छा जी, अब आपने यहाँ पर वैल्यूज़ लिखनी है। पहली वैल्यूज़ आपके पास है 6, देन 4, देन 8, देन 2 and then 5। ठीक, और ये समझ रहे हैं ये वैल्यू हमारे पास जो हैं ये है x की वैल्यू, these are values are x, ये x की वैल्यूज है हमारे पास। और आपने अब क्या करना है, यहां पर आपको मैंने कहा है कि सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन कैलकुलेट करना है, ये मेरा कंसर्न है। क्या करना है, आपने सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन कैलकुलेट करना है, यानी कि आपने इस डेटा सेट के लिए, इस जो मैंने आपको डेटा सेट दिया है इसके लिए आपने ये वाली कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। क्या, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन, ये आपने कैलकुलेट करना है, ये वाला। ये कैलकुलेशन आपने परफॉर्म करनी है। करें शाबाश, देखें, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन आपने जो है ये कैलकुलेशन आपने परफॉर्म करनी है। जी, क्या आंसर आया आपका? सर 25। किस चीज का आंसर 25 आया है? सर समीशन का, सम का। नहीं, ये कैलकुलेशन आपने की है? नहीं सर, आंसर 0 है, सॉरी 0। जी, आपने? आयशा? 0 आ गया सर आंसर। 0 आ गया, 0 आया सर आंसर। ठीक है, फाइन। जी, आपने क्या किया, पहले आपने डेटे का मीन फाइंड करना था, ऐसा ही है ना? क्योंकि आपको क्या करना था, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन कैलकुलेट करना था, तो पहले आपको रिक्वायर्ड था कि आप डेटे का मीन कैलकुलेट करते हैं। तो देखते हैं, है तो सिंपल सी चीजें, चलें मैं जरा डेटे का आपको कंफर्म कर लेते हैं कि क्या डेटे का मीन यही आ रहा है। तो डेटे का जो मीन आ रहा है वो 5 आ रहा है, क्योंकि 25 टोटल था और ये 5 तो बिल्कुल डेटे का मीन 5। अब यहां पर आपने डेविएशन लेनी है वैल्यूज की मीन से। आप सिर्फ
स्टेटमेंट ये ना देखें मैं कैसे कर रहा हूं, मैं आपसे नहीं डिक्लेयर कर रहा, मैं कैलकुलेटर नहीं यूज कर रहा, मैं समथिंग एल्स यूज कर रहा हूं। सिर्फ अपनी कैलकुलेशन से आप कंसर्न करें कि क्या आपने भी डेविएशन ऐसे ही कैलकुलेट की हैं। ये आपके पास डेविएशंस आ गए, और जब आप इसको सम अप करोगे डेविएशंस को, तो ये आंसर आना चाहिए। तो मेरा ख्याल आपका आंसर यही आ रहा है। ये तो फिर डेटा थोड़ा सा डिफरेंट मैंने लिया, लेकिन आंसर तो इसका भी 0 आया। आप ये क्या जो मर्जी डेटा ले ले, उसका मीन कैलकुलेट करें, एंड इफ वी टेक द डेविएशन ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम मीन, सम ऑफ द डेविएशंस विल बी नेगेटिव, some of them will be positive, and if we add these deviation, the answer will always equal to 0। तो ये चीज आप जैसे मैथमेटिक्स में a प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला नहीं रट लेते, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो समझ लें कि ये स्टैटिस्टिक्स में आपके लिए ये रटी रटाई चीज होनी चाहिए। क्या कि सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ द वैल्यूज इफ इट इज टेकन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज 0। अब देखें जो पहले भी मैंने डेविएशन ली थी ऐसे ही, और वो मैंने डेविएशन ली थी शायद किससे जी, 6 से, आपको प्रैक्टिस कराई, वो तो 0 नहीं आ रही थी, वो तो 5 आ रही थी। मैंने ये नहीं कह रहा कि जब भी आप डेटे से डेविएशन लेंगे सम करेंगे 0 आ रहा, वो डेविएशन किससे, सिर्फ एक वैल्यू ऐसी है कि अगर आप उससे डेविएशन लेंगे तो उसका सम 0 आएगा, बाकी जिससे मर्जी डेविएशन लेंगे सम 0 नहीं आएगा, और वो वैल्यू आपके पास जो है वो डेटे का मीन है। और आपने इसको एक रटी रटाई चीज के तौर पे याद करना है कि इफ वी टेक द डेविएशन, सम ऑफ द डेविएशन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम मीन, द आंसर इज ऑलवेज इक्वल टू 0। क्लियर पॉइंट? अच्छा जी, इसी तरह से वो जो डेटा सेट था, मैं आपको कहता हूं फर्ज करें ये 2 कैलकुलेशन परफॉर्म करें। पहली कैलकुलेशन ये कहती है कि आपने अगर मीन से डेविएशन लेनी है, ठीक है, उसको फिर स्क्वायर करके और सम कर लेना है। चले ये देखते हैं, ये मैंने मीन चूंकि मुझे पता था 5 है, मैंने 5 चूंकि डेटे का मीन था वहां से डेविएशन ली और स्क्वायर करके उसे सम अप कर दिया, और कह दिया कि जी जब आपने वहां से डेविएशन ली है और इसको सम अप किया है तो इसका आंसर जो है वो 20 आया। अच्छा, अब सेकंड भी कहा जा रहा है, वो कहता अच्छा ऐसे ही 6 से जरा डेविएशन लेके उसको स्क्वायर करके सम करें। मैंने कहा ठीक है जी, अब डेविएशन लेना कौन सा ऐसा इशू है, तो हमने 6 से, आंसर 25 आया, आंसर 25 आया। बताना क्या चाहता हूं, बताना आपको ये है कि अगर आप मीन से डेविएशन लें, मीन से उसको स्क्वायर करें और सम करें, आंसर 0 तो नहीं आएगा, इसलिए कि सारी नेगेटिव चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी, लेकिन आंसर क्या आएगा ये नहीं हमें पता, इसका हमें इल्म नहीं है क्या आएगा, 20 आएगा 30 आएगा, तो डेटे पे डिपेंड करेगा। लेकिन अगर आप डेविएशन मीन के अलावा किसी भी और वैल्यू से ले लें, चाहे वो डेटा में हो, जैसे इस वक्त तो बाई चांस 6 डेटा में ही है, या अदर देन डेटा हो, वहां से जो डेविएशन लेंगे उसके स्क्वायर का आंसर हमेशा मीन से बड़ा ही होगा। जो मीन से आपने आंसर लिया होगा, मैं ये नहीं कह रहा कितना होगा, लेकिन कंपैरिजन करके बता रहा हूं, जैसे होता है ना, ये नहीं पता उसकी उम्र क्या है, इतना पता उससे कम है, बस यही बता रहा हूं। ये नहीं पता कि ये जो स्क्वायर्ड डेविएशंस हैं, स्क्वायर्ड हैं, उनका आंसर होगा क्या, इसका हमें आइडिया नहीं है, लेकिन ये आंसर उससे मिनिमम होगा। कौन सा आंसर? जो डेविएशन मीन से ली होंगी, और ये उसका प्रूफ है। ये देखें, मीन से जब मैंने डेविएशन ली है उसका स्क्वायर किया तो वो 20 आया, किसी भी और वैल्यू से डेविएशन लिया उसका स्क्वायर किया, आंसर 25 आया। मैंने आपको ना, देखें, रट्टा लगवाने की बजाय मैं आपको ना प्रूफ करके ना ऐसे ही दिखा रहा हूं, आप कहें चले अब रट्टा लगाना आपके लिए आसान है, तो रट्टा किस चीज को लगाना था, रट्टा इस चीज को लगाना था, क्या कि सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम मीन। अच्छा, इसकी बात कर रहा है वो, फ्रॉम मीन। हाँ जी, क्या ये ऑलवेज मिनिमम, हमेशा कम होगी, किससे? अगर आप डेविएशन मीन के अलावा किसी भी और वैल्यू से ले लेते हैं,
चाहे वो वैल्यू डेटे में हो या ना हो, चाहे वो वैल्यू पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जीरो हो, कहता जी एनी अदर वैल्यू जो कह दिया। आप बार बार मुझसे पूछें कि सर डेटा से लेनी है, अगर डेटा से लेनी होती ना तो मैंने कहना था एनी वैल्यू फ्रॉम डेटा, तो कंफर्म होगा डेटा से कोई और वैल्यू ले। जब मैं यहां क्या बोल रहा हूं, फ्रॉम एनी अदर वैल्यू, तो डेटा से हो, डेटा से बाहर हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो। एक बात कंफर्म है कि आप अगर मीन से कैलकुलेट करेंगे, मीन से, तो वो डेविएशंस का सम हमेशा कम होगा एज कंपेयर टू इफ वी टेक द डेविएशन ऑफ वैल्यू फ्रॉम द अदर वैल्यूज। और सेकंड कि जी स्क्वायर डेविएशन का आंसर पॉजिटिव जरूर आएगा, क्योंकि जब डेविएशन का जरूर आंसर नेगेटिव हो सकता है, लेकिन जब आप स्क्वायर करेंगे सारे नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, तो इसलिए स्क्वायर डेविएशन का जो सम होगा वो पॉजिटिव जरूर होगा। चले अब हम क्या करते हैं, हम ये एक्सरसाइज थोड़ी सी अपनी कंफर्मेशन के लिए कि क्या ये वाकया ही ऐसा है जो मैं आपको कह रहा हूं, तो अपनी कंफर्मेशन के लिए ये कैलकुलेशन भी हम परफॉर्म करके देखते हैं। वो जो आपको मैंने डेटा दिया था और आपको मैंने कहा था कि जी ये जरा परफॉर्म करके देखें, तो ये कैलकुलेशन हम यहाँ पर भी परफॉर्म करके देखते हैं, क्या वाकया ही ऐसा हो रहा है। अच्छा जी, ये तो मुझे कंफर्म हो गया है। पहले हम क्या करते हैं, हमने स्क्वायर भी करना ना डेविएशंस को, तो मैं जरा इस डेविएशंस को लेने के बाद आप भी करके देखें ना, मैं भी इसका स्क्वायर करके देखने लगा हूं, क्योंकि ये डेटा तो आपके पास ऑलरेडी है। डेविएशंस का जब आप स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर 4 आ रहा है। मीन से जब डेविएशंस ली गई हैं मीन से, तो आंसर जो है वो 4 आ रहा है। और मेरा क्लेम ये है क्योंकि ये डेविएशन मीन से ली गई हैं, तो दैट्स वाई इसका जो आंसर है वो मिनिमम जरूर होगा, क्योंकि ये मीन से ली गई है। अच्छा, अब मैं जरा अपने एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक और डेविएशन ले लेता हूं, और इस वक्त डेविएशन मैं जो ले रहा हूं वो वैल्यूज की डेविएशन ली जा रही है फ्रॉम, चले मैं 6 से ले लेता हूं, और फिर उसको स्क्वायर भी करना है। स्क्वायर डेविएशन है ना, और उसको मैंने स्क्वायर भी करना है। किससे लिए मैंने डेविएशन? 6 से। 6 से क्यों लिया है? वैसे ही 7 से ले लें, 8 से ले लें, चेक कर लेते हैं। मैंने जब 6 से डेविएशन ली और वैल्यूज को स्क्वायर करके सम किया, 5.2 आया। नो 5.2, हाउ इज इट पॉसिबल? अच्छा, ये तो एवरेज है, सॉरी भाई, ये तो एवरेज है, इज इक्वल टू सम, वो भी ठीक कर लेते हैं। मैं भी कहूँ कि ये क्यों ऐसा आ रहा है, सॉरी 20 आ रहा था, और जब आपने 6 से डेविएशन ली है तो वो 26 आ रहा है। कौन कम है? वो जी मीन से ली है। कहां से डेविएशन मैंने कैलकुलेट की? 6 से। 6 से क्यों की? सर अगर आप 4 से कर लें, चले मैं 4 से करने लगा हूं, मैं डेविएशन 4 से करने लगा हूं। टेक द डेविएशन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम 4 एंड स्क्वायर इट। Take the deviation of values from 4 and then square 25। अब भी 20 कम है। कहां से डेविएशन मैंने ली? 4 से। आप कहेंगे सर 2 से करके दिखाएंगे, चले मैं 2 से कर लेता हूं डेविएशन को। मैंने 2 से ली, स्क्वायर सम किया 65, 20 से कम 65 ज्यादा, तो आप जितना मर्जी ले लें। आप कहेंगे डेविएशन 2 से नहीं 10 से कर दे, चले मैं 10 से कर देता हूं। जब मैंने डेविएशन 10 से की और स्क्वायर सम किया 145, तो सब ज्यादा आएंगे। तो फिर क्यों ऐसा खपते जाए? इस प्रॉपर्टी को हम एज अ यूनिवर्सल ट्रुथ के तौर पे याद करेंगे
क्या? इफ वी टेक द डेविएशन ऑफ द वैल्यू फ्रॉम मीन then the sum will be minimum as compared to deviation from any other value. तो ये दो कैलकुलेशंस जो हैं वो मैंने आपको बता दी। अच्छा जी, एक एक्सरसाइज आपने करनी है और वो क्या है? एक्सरसाइज ये है ये जो मैंने आपको कैलकुलेशन लिखी हुई है ये वाली, आपने एक चीज कल प्रूव करके आनी है। प्रूव दैट सम एक्स स्क्वायर, आपको पता कैसे कैलकुलेट करते हैं, माइनस सम एक्स, ये भी आपको पता कैसे कैलकुलेट करना है, एन डिवाइडेड बाय एन। ये दोनों बराबर हो, देखने में ये दोनों इंटायरली डिफरेंट फार्मूले लगते हैं, लेकिन कैलकुलेशन में ये आंसर बराबर होते हैं। आपने मुझे ये डेटा सेट इस वक्त आपको स्क्रीन पर है 2, 4, 5, 6 और 8। देखें, इसके लिए तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है ना, ये वाला, ये 20 आता है। बस आपने प्रूव करना है कि इस फार्मूले की अगर कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे तो इसका आंसर भी 20 ही आता है। ये आपने अपने तौर पे इसे प्रूव कर लेना है कि दिस इज इक्वल टू दिस वन, दिस एक्सप्रेशन आर इक्विवेलेंट। कौन सा डेटा यूज करना है? जो हम स्लाइड में मैंने इस वक्त लिखा हुआ है, बस ये डेटा आपने यूज करना है। ठीक है जी, चलें फिर अगला कुछ प्रॉब्लम और शुरू हो जाना है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे। मैं बड़ा स्लो चल रहा हूं, बहुत स्लो काम कर रहे हैं, हमने सफर ज्यादा करना है, लेकिन शुरू में अगर हम तेज भागे तो हमारा सांस फूल जाएगा, चूंकि ये एक मैराथन रेस है। ये 100 मीटर स्प्रिंट नहीं है कि सर जल्दी से चलें ताकि सांस फूले ना फूले, जीत तो जाएं, लेकिन ये स्प्रिंट 100 मीटर स्प्रिंट नहीं है, ये एक मैराथन है। तो मैराथन भागने का असूल ये है कि आहिस्ता 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 भागा जाता है, जब बिल्कुल करीब पहुंचेंगे यानी कि जब एग्जाम आएंगे तो फिर हम स्प्रिंट करेंगे। देखेंगे कि मैं रिवीजन की बात करने लगा हूं, आपको मैं एक्सरसाइज दूंगा, एक एक घंटे में हम एक एक चैप्टर रिवाइज किया करेंगे, वो स्प्रिंट होगा। क्योंकि वहां स्प्रिंट जरूरी है, इसलिए कि एक हफ्ते के बाद तो आपका पेपर होगा। और अब जो चीज मैं एक घंटे में आपको बोल रहा हूं, शायद वहां मौका मिले मैं कहूंगा ये तो आपको पता है, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन 0 होता है और स्क्वायर डेविएशन मिनिमम होता है। चले जी अगली बात करें। तो देखिए, आज मैंने सारे पीरियड में इसके अलावा तो नहीं आपको कुछ टीच किया, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको लेके चल रहा हूं अपने। इधर मुझे कैलकुलेटर की फिलहाल कोई जरूरत नहीं आई, ठीक है ना। मैं छोटी छोटी चीजें सीधी सीधी 2 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, लेकिन कल शायद हमें कैलकुलेटर यूज करना पड़े, तो इसलिए आपने अपने कैलकुलेटर्स को भी रेडी रखना है। ठीक है जी, चले टिल नाउ, अल्लाह हाफिज।